हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 17 में देखते करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यू पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना हो डिसीजन लिंक में हमने दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा पैक के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐप समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने आपको बोला था कि आप जस्ट प्ले स्टोर जाइए, गूगल का जो प्ले स्टोर आता है वहाँ पे जाएंगे, जस्ट आप टाइप करिए। ठीक है, DKS अकेडमी टाइप करेंगे, आपको ऐसे खुल के आ जाएगा। DKS अकेडमी रेड कलर का लोगो आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद क्या पूछेगा आपसे, आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद बीच में आपको नाम वगैरह भी पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले ओटीपी वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपका नाम वगैरह पूछेगा और देन ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आप स्टोर देख रहे हो ना, जैसे स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको एक बार रेड कलर से दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद ऐसे इंटरफेस ओपन होता है। मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी वेरीफाई कराइए, उसके बाद आपका नेम वगैरह डिटेल भरना पड़ता है, वो भर दीजिए। ठीक है, कंपलसरी नहीं है, बस नेम वगैरह भर दीजिए आप। उसके अलावा आप स्टोर देख रहे हो ना, जैसे आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो सारे पैकेज आ जाएंगे जो भी आपको परचेज करना हो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दोस्तों दिख जानी है। ठीक है, और जो नए हैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज और लॉन्च होने वाले हैं, जैसे हिस्ट्री लॉन्च होने वाला है, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम उसमें। ठीक है, इथिक्स का कोर्स लॉन्च होने वाला है, बहुत रिसेंटली ये लॉन्च हो जाएगा 2 या 3 दिन में। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहो तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो, इंडिविजुअली जिसको ज्वाइन करना है। बाकी जिसको एनसीईआरटी नए हो तो एनसीईआरटी ज्वाइन करिए। अगर आप एनसीईआरटी कवर कर चुके हो तो फाउंडेशन कोर्स 2 हमारा चल रहा है, उसको ज्वाइन के लिए आपको बेसिक्स लेके स्टैंडर्ड तक लैंग्वेज तक पढ़ाया गया है। ठीक है, उसकी पूरी डिटेल्स इसमें है, आप चाहे तो आराम से इसको पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है कि आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो ऐप से कर सकते हो, एक अकाउंट में कर सकते हो और एक डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम पे, ऐसे भी चाहो तो आप हमें डायरेक्ट पे कर सकते हो। ठीक है, तीनों ऑप्शन हमने आपके लिए रखा हुआ है। मैंने कल आपको रिवाइज कराया था, आज इसलिए रखा है कि आप एटलीस्ट याद रखो, क्योंकि देखो इजराइल में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का। कहीं ना कहीं इजिप्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, लेबनान भी इन्वॉल्व होगा, सीरिया इन्वॉल्व होगा, जॉर्डन इन्वॉल्व होगा। तो हो सकता है यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन ना पूछ के ना, इस एरिया से क्वेश्चन ना पूछ के आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, इस एरिया से क्वेश्चन ना पूछ के आपसे पूछ देगा, या तो यूरोपियन कंट्री से पूछ देगा या तो अफ्रीकन कंट्री से पूछ देगा। ठीक है, तो ये आपके चांसेस है। तो मैंने आपको बताया था कि मेटल के नाम से आप इधर का याद रखेंगे। ठीक है, मेटल एल। ठीक है, मेटल के नाम से, और लिस्ट के नाम से मैंने बोला था कि आप इधर का याद रखेंगे, एशिया वाला। ठीक है, एशिया की 4 कंट्रियां हैं, कौन कौन सी लिस्ट से मैंने बताया था ना, लेबनान, इजराइल, सीरिया और आपका टर्की। और मेटल से क्या बताया था, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया और इजिप्ट इधर हो जाएगा। बाकी ये कंट्री मैंने बताई थी कि स्पेन है, फ्रांस है। ठीक है, मोनाको यहाँ पे है, ये बताया था मैंने आपको। राइट, फिर रोम है, सॉरी इटली है। उसके बाद मैंने बताया था स्लोवानिया है, क्रोशिया है, बोस्निया है, मोन्टेनिग्रो है, अल्बानिया है, उसके बाद ग्रीस है। ये सारी कंट्री हमने देखी थी। ठीक है, मैंने काउंट करके भी बताया था, तो आप प्लीज इसको याद रखिए, जो आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपियाँ। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा चर्चा में रहा है, और बेसिकली एक भाषा है कंजूर। बेसिकली क्या है, कहते हैं संक्षिप्त आदेश बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी ना, उसका एक संकलन है बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका संकलित किया जा रहा है, और ये एक्चुअली मंगोली भाषा में इसको कंजूर बोलते हैं। आपको पता है कि मंगोल में भी क्या है, लोग बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है, और भारत के रिश्ते मंगोल से बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और क्योंकि ऐतिहासिक है क्या है वो सब आप चाहो तो याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, बट औपचारिक संबंध, हमारा राजनयिक संबंध, मतलब बेसिकली 1 to 1, बेसिकली अगर राजनेताओं के संबंध की बात करें तो 1955 में स्थापित कर लिया था हमने, तब से ये सारी चीजें चली जा रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका पुनः मुद्रण किया जाता है, 100 सेट का किया जा रहा है हमारी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चर्चा में तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पवित्र मंगोलियाई कंजूर का लगभग 100 सेट के आसपास का पुनः मुद्रण करने की संभावना बेसिकली हमारे संस्कृति मंत्रालय का। थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा समझ जाओगे आप। आपके एग्जाम पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंट, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। ठीक है, देखो आ, अच्छा, पांडुलिपि लिपि मिशन भी चलाया था हमने 2003 में, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मंगोलिया का चर्चा चल रहा था, हो सकता है डायरेक्टली यूपीएससी आपसे ये ना पूछे, क्या कर दे, मंगोल के बारे में पूछ दे। मंगोल के बारे में क्या पूछ देगा, ठीक है, कि मंगोलिया कहाँ है। तो मंगोलिया से कौन कौन से राज्य लगते हैं, याद रखिएगा। राज्य मतलब देश, चाइना, रसिया। ठीक है, और इसके साथ साथ कजाकिस्तान। तो ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अच्छा, कजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है कि नहीं, आप ये बताइए मुझे। ठीक है, कुछ नहीं करिए, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा काम बोलता हूँ, आप वो करके दिखाइए। क्या करेंगे काम आप, जस्ट अपना आप क्या करिए, गूगल का प्ले स्टोर आता है, सॉरी गूगल मैप आता है। ठीक है, आप कुछ भी मत करिए, जस्ट गूगल का मैप खोल लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं पे दोस्तों समझ में आ जाएंगी। जस्ट गूगल का मैप खोलेंगे ना, तो आपको मंगोलिया दिख जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आप इसका बॉर्डर लगता है कि नहीं, आप जस्ट सोच के देखिए, वीडियो पॉज करिए, कुछ देर के सोच के देखिए कि लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लगता है कि नहीं लगता है। देखिए, एक्चुअली में देखें तो
मंगोलिया का बॉर्डर बस 2 देशों से लगता है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है, एक रसिया से लगता है और आपका एक दूसरा चाइना से लगता है। कजाकिस्तान से हमारा बॉर्डर नहीं लगता, मतलब कजाकिस्तान से मंगोलिया का बॉर्डर नहीं लगता, इसकी कैपिटल उलान बटोर है। गोबी डिजिट का पार्ट है चाइना और मंगोलिया। आप ये थोड़ा सा याद रखना जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। टूल रिवर ये याद रखिएगा, मंगोलिया में है, और आपका रसिया रसिया मंगोलिया में आता है टूल रिवर, लेकिन टूल जो है मंगोलिया में इसको बोलते हैं। ठीक है। जहान उसको बोलते हैं जाओहान रिवर की बात करें, डी साइलेंट आता है यहाँ पे। जाओहान अगर बात करें, ठीक है, जावान भी बोल देते हैं, जावान भी बोलते हैं। तो ये दोनों रिवर्स कहाँ पे हैं, बेसिकली याद रखिएगा मंगोलिया में। तो थोड़ा सा ये आपका ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज हो जाएगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं चक्रवात तौकते। बेसिकली आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में मुंबई, बेसिकली महाराष्ट्र पूरा, गुजरात, दमन दीव और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया बेसिकली इसी चपेट में है। ठीक है। तो ये बड़ा चर्चा में भी है अभी, तो ये याद रखिएगा जो लोग उसके मतलब इस एरिया में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ तूफान आने वाला है, या तूफान चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज बारिश भी हो रही है महाराष्ट्र वगैरह में। तो ठीक है। तो बेसिकली साइक्लोन है ये, साइक्लोन जिसको नाम दिया गया तौकते। तौकते किसने दिया है नाम, अगर बात करें तो ये दोस्तों दिया है, ठीक है, म्यांमार के द्वारा। अब सबसे पहले ये बात समझते हैं कि देखो, अब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि तूफान है किसने दिया इतना बढ़ के निकल लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमारी एक बेसिकली कमिटी है जिसमें क्या होता है कि डिसाइड किया जाता है कौन किसको नाम देगा। जैसे कि बात करें उसको पीटीसी बोलते हैं, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो उस कणिकबद्ध साइक्लोन आते हैं ना, तो उसमें एक टीम है, टीम इन द सेंस 8 देशों का समूह है। वो देश कौन कौन से थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। ठीक है। तो उन देशों के नाम याद रखिएगा, मैंने मैप में इसलिए ऐड भी किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा उस कटिबंधीय जो चक्रवात आता है उसके टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 27 डिग्री, 26-27 है, उससे ऊपर मतलब स्टैंडर्ड ये है कि 27 है, उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा तभी चक्रवात के लिए बेसिकली क्या होता है, चक्रवात के लिए फिर कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो उसमें कौन कौन से देश है याद रख लीजिए। ठीक है, ओमान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है। ठीक है, ये 8 देश हैं जो चक्रवात के नाम सुझाते हैं। ठीक है, सबको अपनी लिस्ट देनी होती है, सारे लोग अपना मिलकर लिस्ट दे देते हैं। सीक्वेंस वाइज एक एक कंट्री का नाम आता जाता है, जितने चक्रवात आएंगे इस एरिया में। अरब सागर प्लस आपका बे ऑफ बंगाल, इन एरिया में जितने भी चक्रवात आएंगे एक एक करके, जैसे मान लो इंडिया ने 5 नाम दे दिया, पाकिस्तान ने 5 नाम दे दिया, तो सबका जैसे एक नाम इसका यूज कर लेंगे, फिर पाकिस्तान के एक नाम यूज करेंगे, फिर इंडिया का एक नाम यूज करेंगे, फिर बांग्लादेश ने जो नाम दिया उसका एक यूज करेंगे, फिर म्यांमार का। तो इस बार हमने म्यांमार का दिया हुआ नाम याद किया, क्या, तौकते। तौकत मतलब बेसिकली छिपकली होता है। ठीक है, उनकी भाषा में छिपकली इसका मतलब निकलता है, तो उन्होंने नाम दिया था, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बर्मी भाषा में इसको गेको के भी बोलते हैं। ठीक है, छिपकली होता है बेसिकली, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, भारत ने भी अपने जितने भी नाम थे वो भी भारत ने सूची सौंपी थी, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पीटीसी बना था दोस्तों 2000 के आसपास में, तब से ही क्या होता है ये लोग नेमिंग करते हैं। तो ये कौन कौन सी कंट्रियाँ थी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा देखो 2 चीज़ें और आपसे पूछी जाती है, कोरियोलिस बॉल, कोरियालिस बल क्या होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, हो सकता है आपसे पूछा भी जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड किया है आपको पढ़ने के लिए। क्या, एक तो याद रखिएगा कि मौसम संबंधी जो चीजें होती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि देखो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से हम कितने डिग्री तक हैं, लगभग 8 पॉइंट कहाँ तक है, नहीं। ठीक है, आपको अच्छा बताना है। देखो नीचे से तो 8.4 होता है, ऊपर कितना 37 पॉइंट समथिंग, 37.6 होता है। ठीक है, तो इसके बीच में है। और यहाँ पे हमारा भूमध्य सागर आता है, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा आती है। भूमध्य रेखा के नीचे इधर आपका 23.5 तक, और इधर 23.5 तक बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये बेसिकली जो उष्णकटिबंधीय वाला एरिया जाता है 30 डिग्री के आसपास तक का। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या दशाएं होती हैं, कैसे काम करता है, ये थोड़ा सा आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है जिसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। आइडिया क्या है, देखो, अब जनरली ये हमारी भूमध्य रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री वाली होती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इसके ऊपर जो हवाएं चलती है ना, जो हवाएं पृथ्वी घूर्णन बेसिकली बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत चलती है। मतलब घड़ी कैसे चलती है, टक 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 ऐसे चलती है ना, राइट। तो हमारा मूव कैसे करता है घड़ी, ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। बट यहाँ पे हवाएं कैसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही हम इसको क्रॉस कर जाते हैं, भूमध्य रेखा क्रॉस करते हैं, तो ये कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। मतलब हवाएं आपकी ऐसे घूमने लगती है। ठीक है, तो इधर ऐसे चलेंगी और इस साइड आएंगे तो ऐसे चलेंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन करता है। तो ठीक है, चक्रवात याद रखिए कैसे चलता है। ठीक है, तो अब कभी भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो हम कहाँ रहते हैं, हम नॉर्थ में रहते हैं, राइट। मतलब इस 0 डिग्री से ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, तो याद रखिएगा जो आपसे पूछा भी जा सकता है। प्लस
भूमध्य रेखा में दोस्तों ये फोर्स क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल अपोजिट लेके संतुलित हो जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको ये लाइन याद रखनी हो। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कोरिलेस बल का मान शून्य होना है। क्यों होता है इसके मैंने बता दिया कि आभासी बल संतुलित हो जाता है, एक नॉर्थ का लगता है, एक साउथ का लगता है और इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ज्योग्राफी का पार्ट है, फिर भी मैंने यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा ऐड किया था। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक हुई। ठीक है, तो उसके बारे में अगर बात करें, देखो इसमें क्या है कि ये पांचों देश अब मिलके एक चीज और सोचते हैं क्या। मान लो भारत के पास मैन पावर ज्यादा है, चाइना के पास मैन पावर ज्यादा है, रसिया के पास मान लो मैन पावर कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भारत के लोगों को भेजेंगे यहाँ रोजगार के लिए। चाइना भेजेंगे, अगर चाइना में कम है तो साउथ अफ्रीका में कम है तो साउथ अफ्रीका भेजेंगे, ब्राजील में कम है तो ब्राजील में भेजेंगे। तो बेसिकली ये बात कही जा रही है कि कैसे हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इन सब चीजों को लेकर बैठक हुई थी अभी दिल्ली में। और याद रखिएगा इस साल का जो ब्रिक्स समिट होने वाला है ना, इस ब्रिक्स समिट कहाँ होगा, इंडिया में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस साल का ब्रिक्स समूह कहाँ होना है, 2021 का। अब 2021 का यहाँ हुआ है तो 2022 का कहाँ होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो बता सकते हो। मैंने बताया था आपको बहुत बार कि इसके नाम के अनुसार ही होता है, मतलब इंडिया में हो रहा है तो अगले साल कहाँ होने वाला है, चाइना में। तो अब इंडिया में इस साल हो रहा था, इससे पहले कहाँ हुआ था, रसिया में। 2020 वाला कहाँ हुआ था, रसिया में। 2019 वाला कहाँ हुआ था, ब्राजील में। तो इसके नाम के अनुसार ही चलता है ब्रिक्स के। पहले ब्राजील, उसके बाद रसिया, फिर इंडिया, इंडिया के बाद चाइना आएगा, चाइना के बाद फिर साउथ अफ्रीका। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से पहले से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2023 में कहाँ हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। फिर 2024 में कहाँ से हो जाएगा, ब्राजील में। ये तरीका मैंने बता दिया था। ठीक है, कि 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2001 में। गोल्डन सैच नाम की कंपनी थी जिसके बेसिकली हेड थे जिमो नील। उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में, ठीक है, ये 4 देश ब्राजील, रूस, भारत और चाइना को बोला था। ब्राजील, रूस, भारत और चाइना को, उसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बारे में नहीं कहा था। तो ये बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी, इनको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो 2006 में इन्होंने क्या हुआ कि जब यूएनओ की बैठक चल रही थी, जनरल असेंबली की, तो यहाँ पे इनके विदेश मंत्री मिले और यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम लोग ब्रिक रखेंगे, BRIC। ठीक है, तो ठीक है, 2009 में हमने क्या किया, आपका रसिया में स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, फिर उसके बाद दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका कहता कि मैं भी आना चाहता हूँ, तो इसको भी हमने ऐड कर लिया, बुला के ऐड कर लिया। 2001 से ये भी हमारा पार्ट हो गया। तो 2011 से क्या हुआ, ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक जो था इसमें एस जुड़ गया। ठीक, इनका एक बैंक है जिसको 2014 में रेक्टिफाई किया गया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले हम इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते थे, अभी हम इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें सबके शेयर इक्वल होते हैं, मतलब 20% शेयर इंडिया का रहेगा, 20% शेयर ब्राजील का रहेगा, 20% रसिया का, चाइना का, साउथ अफ्रीका का। सबका शेयर जो दोस्तों होता है इसमें बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब बात करेंगे पीएम किसान योजना के बारे में। ठीक है, तो पीएम किसान योजना तो लगभग आप अच्छे से जानते होंगे, जिसमें 2,000 रुपए आपको हर तीसरे 3-3 महीने में मिलता रहता है। ठीक है, साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, सॉरी 4-4 महीने में मिलता है। तो आपको 6,000 रुपये टोटल मिलता है, यहाँ पे है, हाँ, ये 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलता है। और 3 समान किस्तों पे। ठीक है, 4-4 महीने पे आपको 2,000 रुपये मिलते हैं। आपको पता है कोरोना टाइम पे इसको थोड़ा पहले भी दे दिया गया था। तो अभी चर्चा में क्यों, क्योंकि इसकी 8वीं किस्त जारी की गई थी, इसलिए चर्चा में। कब स्टार्ट किया गया था, दिसंबर 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, 4-4 महीने पे दिया जाता है, ये याद रखिएगा। किनको किनको दिया जाता है ये भी थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे उसके तो कम भूमिया है, उनको बेसिकली दिया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो किनको नहीं दिया जाता, जैसे आयकर आप देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को, प्लस जिसकी इनकम, ठीक है, 10,000 से ऊपर उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ग्रुप डी वालों को इसको एक्सेप्शन रखा गया, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और जो संपन्न किसान है उनको भी इससे बाहर रखा गया है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग, बेसिकली क्या है ये। अगर इसकी बात करें दोस्तों, ये मिड हाउसिंग इनकम का बेसिकली पर्पज ये है कि अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्वामी, ठीक है, इसके तहत क्या कर रही है, आपको कम पैसे में एक आपको एक अच्छा घर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे मुंबई जैसी जगह पे आपको घर लेना बहुत मुश्किल है, राइट, बहुत कॉस्टली है, छोटा सा घर लेना बहुत, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत महंगे महंगे वहाँ पे घर है, फ्लैट सब कुछ महंगा है। तो अब गवर्नमेंट क्या पहल करी, गवर्नमेंट थोड़ा पैसा लगा के खुद से, ठीक है, डेवलपमेंट करा के लोगों को कम पैसे में घर मुहैया कराने का बेसिकली ये प्लान है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वामी क्या है, बेसिकली भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसमें स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है, जिसको आप अफोर्ड कर सको, वैसे ही आपको मिड इनकम वाले लोगों के लिए एक हम आवास प्रोवाइड कराएंगे, फ्लैट प्रोवाइड कराएंगे, बेसिकली ये गवर्नमेंट का पर्पज है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसमें ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है। और इसमें मुंबई में पहला इसका स्टार्ट भी किया गया, जिसको बोलते हैं रिवाली पार्क आवासीय योजना। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे पहला इन्होंने क्या किया, पहला आवास परियोजना स्टार्ट भी किया, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट रहेगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो मैनेजमेंट पूरा कर रहा है दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंदर ही रहेगा। और इसको दोस्तों बेसिकली बात करें तो शेयर मतलब आपको एनएससी में भी इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, एक फंड जुटाने का तरीका है, मतलब लोगों से पब्लिक फॉर पब्लिक वेंचर के रूप में इसको क्या करेंगे, पैसा जुटाने का काम करेंगे, जिसमें आपका एसबीआई कैप वेंचर है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी मैनेजमेंट कर रहा है, जो कैपिटल्स मिलेगा उसका मैनेजमेंट में। बेसिकली क्या होता है देखो, किसी कंपनी का आईपीओ निकालने का पर्पज ये होता है कि क्या करते हैं, पैसे इकट्ठा करना। तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, आईपीओ के थ्रू पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आईपीओ से मतलब इसके एक तरह से कहते हैं शेयर मार्केट में इसको इन्वॉल्व करके। ठीक है, तो इतनी चीज़ याद रखिएगा। अब वो नहीं समझते हैं, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा शेयर मार्केट। ठीक है, ये थोड़ा सा बस थोड़ी सी चीज़ याद रखिए, स्वामी क्या है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है स्वामी क्या है, बस इतना ही पूछेगा आपको, बस बेसिक थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा ना तो अच्छा कर जाएंगे। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आपको देखो डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा इसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या अगर हम यहाँ से परचेस करेंगे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन मोड भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे आप स्टोर से परचेस करोगे तो वीडियो आप यहाँ पे कोर्सेज यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, योर परचेज कोर्स करके। ठीक है, तो आप आराम से उसको देख सकते हो जैसे चाहे वैसे। ठीक है, और जिन्होंने एनसीईआरटी का पैक नहीं लिया, एनसीईआरटी का पैक ले लीजिए दोस्तों, और पढ़ाई करिए अच्छे से। ठीक है, वेरियस कोर्सेज हमारे ले लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।